अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट के हवाले से इस वक्त हमने फाइनेंस का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। ठीक है ना। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हर चैप्टर को ना पहले देखें कि चैप्टर के अंदर हमें किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यहाँ देखिए इस चैप्टर के भी दो हिस्से, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले इस वक्त अब तक हमने जो लेक्चर दिया है इस चैप्टर के हवाले से हमने सिर्फ इतना पोर्शन डिस्कस किया है। अभी हम लीज की तरफ आए ही नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस, और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था कि इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की तैयारी आपने अपनी फ़ाइल में पेज नंबर 112 से करनी है। तो पेज नंबर 112 के ऊपर जो मटेरियल जिस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, वो आपने एज़ इट इज़ रेडी करना है। फिर इसके बाद ही साथ आपने देखा कि पेज नंबर 113 के ऊपर हमारे पास डिफरेंसेस मौजूद थे कर्ज़े हसना और चैरिटी के हवाले से। ठीक है ना, वो भी आपने देखने हैं कि अभी तक तो अभी ऐसे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ ही पेज नंबर 114 पे कर्ज़े हसना और लोन्स के दरमियान डिफरेंस है। तो ये एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। तो लिहाजा आपने जो है वो इसकी स्टडी जो है वो इन पेजेस से करनी है। इसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम। ठीक है ना, कि इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम एक्चुअली क्या है। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे के गई थी मुशारका के हवाले से। सही है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुशारका। ठीक, मुशारका के अंदर आपने इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आपको पता होना चाहिए मुशारका है क्या, इसकी काइंड्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस बोलो, रोल बोलो, बात एक ही है। तो मुशारका के हवाले से देखिए, मुशारका का वर्ड निकला है शिरकत से। शिरकत कहते हैं शेयरिंग को। सही है। इसको मैं बड़े आसान अल्फाज में इस तरह से बताऊंगी कि जब कभी हम, जैसे हमने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ठीक है ना, आपने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है, फिर आपने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। सही है ना। तो जब हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं तो जब कभी कोई भी बंदा पार्टनरशिप पे काम करे, ठीक है ना, और उस पार्टनरशिप को सामने रखते हुए कोई भी वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, एक जॉइंट इंटरप्राइजेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जब कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, मिलकर स्टार्ट करते हैं, अपनी एसोसिएशन में करते हैं, तो तय ये किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब पार्टनरशिप होती है ना तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जो जितना कैपिटल लेकर आ रहा होता है, वो क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वली शेयर रखता है। मुशारका के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो जो आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है ना, वहाँ पर ये है। देखिए एग्जांपल, सपोज़ जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिल के ना एक बिज़नेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के अंदर। सही है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब पार्टनर ए है, सपोज़ दैट हमारे पास जो पार्टनर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। 1 लाख रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पार्टनरशिप के अंदर। सही। सपोज़ दैट एक पार्टनर 50,000 रुपये लेके आया है। सही है ना। दूसरा पार्टनर 30,000 रुपये लेके आया है और चौथा पार्टनर सिंपल 20,000 रुपये लेके आया है। सही है ना। टोटल मिला के ये हमारे पास कितने हो गए, 1 लाख। समझ रहे हैं ना बात, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 लाख हो गया। अब जब ये पार्टनर्स अपने कैपिटल्स लेकर आकर, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास जॉइंट इंटरप्राइज के अंदर किसी भी किस्म का कारोबार स्टार्ट करते, लेकिन चूँकि हमारे पास शर्त ये कि वो इस्लामिक बैंकिंग के तहत हो, इस्लामिक फाइनेंसिंग हो, यानी उसमें किसी भी किस्म का कोई सूद या इस तरह का कोई भी नज़रिया शामिल ना हो। तो भाई ये 3 पार्टनर्स आ गए कि 1 लाख रुपए इन्होंने एक कारोबार के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर लगा दिए। अब हुआ क्या, 2 सिचुएशन होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या हो रहा होगा, लॉस भी हो रहा होगा। अब यहाँ पर ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि जब कभी प्रॉफिट होगा ना तो 5,000 वाले को, 50,000 वाले को कितने मिले, 5,000। बी पार्टनर उसे 30,000 लगाए, उसने उसको मिल गए 3,000।
सी पार्टनर ने 20,000 लगाया, इसको मिल गए 2,000, ठीक है ना। यानी उनके कैपिटल, रिस्पेक्टिव कैपिटल के हिसाब से जो भी गेन होता है या प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होता है, सही है, 1 लाख इन्वेस्ट करने पर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। कुछ पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, वो पर्सनल इंटरेस्ट भी अपना दे रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, पैसे लगा दिए, इसके बाद उनको इस बात से गर्ज नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुशारका के अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये बात होती है कि जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो पार्टनर्स की रजामंदी से हो जाती है। जैसे सपोज दैट, जैसे मैंने 50,000 पे 5,000, मैं 5,000 ना लूँ, मैं 4,000 ले लूँ, जो 2,000 ले रहा है उसको 3,000 ले ले। यानी पार्टनर्स की रजामंदी इसमें शामिल होती है जब कभी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जब हम लॉस के क्राइटेरिया पे बात करेंगे ना, तो लॉस हमेशा रिस्पेक्टिव कैपिटल से ही डिवाइड होगा। यानी अगर नुकसान होते हैं तो 50,000 का 5,000 लेस होगा, 30,000 पे 3, 20,000 पे 2,000, ठीक है। इस तरह से हमारा लॉस क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मुशारका के अंदर, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन इंटरेस्ट बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है। एक एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टीज़ के दरमियान, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान होता है, ठीक है ना, और वो एग्री करता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट की जो म्यूचुअल डिविजन्स होती हैं वो किस हवाले से होती हैं, कि यहाँ पर जो भी शराकतदार होता है, जो पार्टनर होता है, ठीक है ना, वो अपनी मर्ज़ी से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का अहल रखता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो मैंने देखा भाई यार कि मैं 5,000 की जगह मैं 4,000 ले रही हूँ, उसको मैंने 3,000 दे दिए, ठीक है ना। ये जो 3,000 ले रहा है उसने 2,000 लिए, 1,000 इसको दे दिए, 3,000 हो गए। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट की डिवीजन होती है ना, वो वहाँ भी मशरे या एग्री रेशो के हिसाब से डिवाइड हो सकती है मुशारका के अंदर। लेकिन जब कभी लॉस के हवाले से बात की जाएगी ना, तो वो आपके कैपिटल के हिसाब से ही लॉस जो बनेगा आपका वो डिड्यूस होगा। समझ आ गई बात। तो ये हम मुशारका के अंदर इस तरह से स्टडी करते। अगला सवाल या अगला टॉपिक जो मुशारका के हवाले से पूछा जाता है ना, वो इसकी काइंड्स हैं, ठीक है ना, कि काइंड्स ऑफ मुशारका क्या है। ये एग्ज़ाम में आता भी है। पेज नंबर 116, आपके पास यकीनन फ़ाइल मौजूद होगी। फ़ाइल के अंदर पेज नंबर 116 पे देखिएगा, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुशारका, सही है। हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। सबसे पहला है शिराकतुल ऐनैन। इस काइंड के अंदर यानी मुशारका की ये जो किस्म है ना, इसमें जो भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है ना, जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल, ये अपनी एफर्ट्स दिखाता है, अपनी कोशिशें दिखाता है। वो इसलिए कि जितना पैसा उसने लगाया है ना, उतना ही उसके पास रिटर्न भी है, सही है ना। तो वो हमारी शिराकतदारी, ये जो मुशारका है वो क्या कहलाता है, शिराकतुल ऐनैन। इसके बाद दूसरा देख लीजिए हमारे पास शिराकतुल मुफावज़ा। इस काइंड के अंदर, ठीक है ना, जितने भी मुस्लिम इन्वेस्टर्स होते हैं जब कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बराबर का सरमाया लगाएंगे, ठीक है ना, और जितना भी पोर्शन मिलेगा प्रॉफिट का, यहाँ देखो कंडीशन इन्होंने खुद बता दी है कि जो कैपिटल लगाएगा बराबर का जो प्रॉफिट होगा बराबर का तकसीम होगा और सारे पार्टनर्स को बराबर के हकूक़ मिलेंगे। तो ये मुशारका की एक टाइप है। लेकिन मुशारका के अंदर ये कंडीशन लागू नहीं है कि आप जितने भी पार्टनर्स हैं ना, वो रजामंदी से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मुशारका हो जो मुफावज़ा हो, तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर कैपिटल लगाएगा वो बराबर जो है उसका प्रॉफिट तकसीम करेगा और उसके पास बिल्कुल इक्वल राइट्स होंगे। इसके बाद है शिराकतुल मिल्क, ठीक है ना, ये जॉइंट ओनरशिप होती है, सही है ना, कि जिसके अंदर जो भी हायर्स, जो प्रॉपर्टी हायर्स होते हैं, ठीक है ना, वो डिक्रीज़ कर देते हैं उस पर्सन के दरमियान। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुशारका की टाइप है। इसके बाद देखिएगा शिराकतुल अबदिन्स। इसके अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर कोई फ़िज़िकल लेबर लेते, ठीक है ना, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जो कॉमन बिजनेस है वो एक ही है,
लेकिन उन्होंने उसके अंदर ना फिज़िकल लेबर लगाया हुआ है और ऑब्जेक्टिव्स भी एक है, तो फिर जो प्रॉफिट होगा ना वो भी इक्वली शेयर होगा, यानी प्लस फिज़िकल लेबर। शिराकतुल वजू, यहाँ देख लीजिए, पार्टनर्स मे और मे नॉट बी ब्रिंग द कैपिटल। अब यहाँ पे शिराकतदार ये भी हो सकता है कैपिटल लेकर आए, और ये भी हो सकता है कैपिटल ना भी लेकर आए। तो अ पार्टनर मे बी अ स्लीपिंग, यानी स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है और एक्टिव पार्टनर्स भी हो सकते हैं। पार्टनर्स हमेशा एडमिट होते हैं किस बेस के ऊपर? गुडविल के ऊपर। अगर वो कैपिटल लेकर नहीं आते, जैसे उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास दिमाग है, उनके पास आइडियाज़ हैं, सही है ना, तो वो ये चीज़ लेके उसमें शमूलियत हासिल करते हैं विथ अ फिज़िकल लेबर। फिर इसके बाद है शिराकतुल मज़ूरा, ये वो शिराकत होती है जो फार्मर्स के दरमियान होती है, सही है ना, जिसके अंदर एक पार्टी लैंड करती है ज़मीन को दूसरे के लिए कि वो वहाँ पे फसल उगाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुशारिका, जो किसके अकॉर्डिंग है? एज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक फाइनेंसिंग। अब मैंने इसके साथ एक और चीज़ की बात की थी यहाँ पर कि इम्पोर्टेंस ऑफ मुशारिका क्या है या रोल ऑफ मुशारिका क्या है। तो उसके लिए याद करें, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पेज नंबर 116 पर एडवांटेजेस ऑफ मुशारिका पढ़ाया था, ठीक है ना। यही इसका सिग्निफिकेंस है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है और यही इसका रोल है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एज अ होमवर्क, सही है ना, हम टॉपिक के हवाले से ऐड करेंगे, जो लाजमी आपने जब आप ये लेक्चर अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे, ठीक है ना, उसी की मदद से, ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, ठीक है ना, उसकी मदद से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी नोटबुक या लेक्चर कॉपी में दिखाना है, हमें चेक कराना है, ठीक है ना। तो वो टॉपिक मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ मुशारिका, आपने भी बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ मुशारिका एक्चुअली है क्या, कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बयान करी, जो लेक्चर में मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बयान की है ना, उन्हें आपने शॉर्टली बताना है हमें एज अ होमवर्क के तौर पर या एज अ होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर कि मुशारिका एक्चुअली मुशारिका का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है ना। इसके बाद लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुशारिका, सही है ना। शॉर्टली आपने काइंड्स ऑफ मुशारिका को लिस्ट करना है, लिस्ट का मतलब सिर्फ नाम लिखना है आपने, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन मैं इससे रेज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना, वो हमारे पास है एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ मुशारिका, ठीक है ना। अब तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं लेक्चर में, ठीक है, उसके हवाले से ये कुछ सवालात हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है ना, जो लाजमी आपने जो है वो क्या करना है, इनको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद जो लेक्चर मैंने आपने सुना होगा, जब रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुनेंगे तो लाजमी सी बात है आपको क्लियर हो जाएगा कि मिस ने यहाँ पे मुशारिका के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल की मदद से मिस ने उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ठीक है ना। पे काइंड्स ऑफ मुशारिका भी आपको पता चल गया और इम्पोर्टेंस ऑफ मुशारिका आप ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, हमने मुशारिका को तो कवर कर लिया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ख़ास होता है। दूसरा मोड ऑफ फाइनेंसिंग हमारे पास आता है मुदारिबा। बहुत सारी जगहों पे ना मुख्तलिफ स्पेल से इसे पुकारा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन मफहूम एक ही होता है। समझ रहे हैं ना बात को? कुछ लोग BAH लिख देते, मुदारिबा लिख देते, तो सबका मफहूम एक ही होता है। अब मुदारिबा क्या है? मुदारिबे में क्या होता है कि सपोज़ अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि दो लोग हैं, मेरे पास दिमाग है, उसके पास पैसा है, सही है ना। गौर से सुनिएगा कि मेरे पास दिमाग है और उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है ना। दो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो मुदारिबा में एक्चुअली क्या होता है कि एक शख्स पैसा लगाता है और दूसरा क्या होता है, उसके पैसों से कारोबार का स्टार्ट करता है,
ठीक है ना, जिसकी नॉलेज, जिसके आइडियाज़ उस शख्स के पास होते हैं, और उस शख्स के आइडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा होता है? दूसरा शख्स कर रहा होता है। ये एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग पे होता है, समझ रहे हैं ना। और जो शख्स पैसा लगाता है ना, जिसका माल होता है, उसे रब्बुल माल भी कहा जाता है। दो तरह की पार्टीज़ होती हैं इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो पार्टीज़ के दरमियान। एक शख्स पैसा लगा रहा है, जिसका माल है वो रब्बुल माल है, और दूसरा आदमी या दूसरी पार्टी वो होता है, उसे कहा जाता है जो कि वर्किंग पार्टनर होता है। और अमूमन वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं? बैंक होते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, बैंक होते हैं। यानी दो लोग, यानी दो पार्टीज आपस से मिलकर कारोबार लगाती हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, और देखिए मैंने नीचे दिया हुआ भी है मुशारका और मुदारबा। मुशारका के अंदर पार्टनरशिप के हवाले से बात की जा रही थी, जबकि मुदारबा के अंदर ये होता है एक शख्स के पास आइडियाज़ है, उसके पास पैसा नहीं है, एक शख्स के पास पैसा है, तो वो जो पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टर होता है, और उसकी मदद से जो आइडिया होता है उसके ऊपर काम हो जाता है, ठीक है ना। मुशारका के अंदर क्या होता है? जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल के साथ आते हैं, कैपिटल के साथ कैपिटल लगाते, और फिर अपने कैपिटल, रिस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो के हवाले से प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के अहल होते हैं। फिर प्रॉफिट की डिवीज़न पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पार्टनर्स की रजामंदी की वजह से आगे पीछे दूसरे को कम ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब हमने मुदारबा के हवाले से बात कर ली कि मुदारबा बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द सब्सक्राइबर द रब्बुल माल पार्टिसिपेट विथ हिज फंड एंड द मैनेजर, जिसे मदारिब कहते हैं, विथ हिज एफर्ट्स एंड स्किल्स। तो यहाँ दो बातें क्लियर हो गई हैं कि मुदारबा के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, सही है। एक वो शख्स होता है जो पैसा लगाना जानता है, एक वो शख्स होता है जिसके पास पैसे नहीं होते लेकिन आइडियाज़ होते हैं, वो बिज़नेस करने का काबिल होता है। तो लिहाजा वो शख्स होता है वो उसे फाइनेंस करता है, ठीक है ना, जिसकी मदद से वो कारोबार या बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है। काइंड्स ऑफ मुदारबा, काइंड्स ऑफ मुदारबा के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो बोर्ड पर मैंने काइंड्स ऑफ मुदारबा की दो टाइप लिखी हैं, सही है ना। काइंड ऑफ मुदारबा की दो टाइप लिखी हैं, मल्टीपल मुदारबा, स्पेसिफिक मुदारबा। मल्टीपल मुदारबा क्या होता है? देखिए मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सही है। क्या मतलब होता है इसका? एक से ज़्यादा। अब मल्टीपल मुदारबा क्या है? वो मुदारबा जिसमें एक से ज़्यादा पर्पस हो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक है ना, करने के, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल मुदारबा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, कोई भी एक मुदारबा कंपनी है जो अगर पैसा लगाती है ना तो मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए लगाती है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो लाजमी उसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप भी क्या करना पड़ेंगी? ऑपरेट करना पड़ेंगी। यानी एक काम के लिए सिर्फ पैसा नहीं लगा रही बल्कि मल्टीपल काम के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए वो पैसा लगा रही है। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा, ये जिसे स्पेसिफिक मुदारबा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुदारबा की ये जो किस्म है ना, ये ख़ास मकसद के लिए होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई कंपनी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई सीमेंट फैक्ट्री बनानी है, कोई डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर चूँकि पर्पस एक है तो लिहाजा वो मुदारबा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक। क्या कहलाता है हमारे पास? स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा या स्पेसिफिक मुदारबा। मुशारका और मुदारबा में डिफरेंस क्या है ये मैंने अभी आपको क्लियर किया, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप बहुत वाज़ेह तरीके से जो है वो इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास नोट्स फाइल मौजूद होगी, नोट्स फाइल में पेज नंबर 115, ठीक है, मुदारबा का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा पेज नंबर 115। पेज नंबर 115 पे आप देखिएगा और हाथ में पेंसिल रखिएगा और साथ साथ इसे मार्क भी करते रहिएगा। मुदारबा क्या है हमारे पास? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच
द सब्सक्राइबर द रब्बुल माल पार्टिसिपेट विथ हिज फंड एंड द मैनेजर विथ हिज एफर्ट एंड स्किल्स। ये लिखेंगे आप मुदारबा के बारे में पहले। फिर काइंड्स ऑफ मुदारबा में नंबर 1 आपके पास मल्टीपल मुदारबा है। ये देख लीजिए, मुदारबा हैविंग मोर देन वन स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, एक से ज़्यादा मकासद के लिए। जैसे एग्जांपल दी इन्होंने कि कोई मुदारबा कंपनी में फ्लोट अ मल्टीपर्पज़ मुदारबा सच एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेटिंग एंड ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एक्सेट्रा। नंबर 2 देख लीजिए, स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा। यहाँ देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए मुदारबा ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज अ सेटिंग अप अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, अ सीमेंट फैक्ट्री, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, टीसी, ठीक है ना। तो ये आपके पास मुदारबा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन मैं रेज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना, जो आपने एज अ होमवर्क करना है, डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा, सही है ना। ये बताना है आपको कि मुशारका और मुदारबा में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये आप जो है वो अपने होमवर्क असाइनमेंट में एज अ पॉइंट निकाल के हमें चेक कराएंगे। इसके बाद हमारे पास जो मल्टी डिफाइन मल्टीपल मुदारबा या मल्टीपर्पज़ मुदारबा, बात एक ही है। विथ एग्जाम्पल, सही है ना। आपने बताना है कि मल्टीपल मुदारबा क्या होता है एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ मैंने देखे आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी कोई एक नई एग्जाम्पल देकर मुदारबा को या मल्टीपल मुदारबा को बहुत वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये हमारे पास जो इस वक्त अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, ठीक है ना, उस लेक्चर अगर आप गौर से सुनेंगे, उस पे काम करेंगे, सही, तो आप बाआसानी जो है वो इन सवालात को बना भी सकते हैं, इन सवालात पर काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बाकायदा तरतीब के साथ लेक्चर के टॉपिक के साथ आपकी कॉपी में चेक होगा। तो लाजमी आपने जब ये लेक्चर लेना है हमारा, तो उसके साथ साथ आपने ना ये सारे होमवर्क क्वेश्चन बिल्कुल जिस अंदाज से पूछा गया है, ये तभी होगा जब आप इसका लेक्चर बगौर सुनेंगे। और चूँकि सारे रिकॉर्डेड है, अगर एक पॉइंट मिस हो जाए, आप दोबारा से उसको प्ले करें, दोबारा से आपके समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने उन रिकॉर्डेड लेक्चर की मदद से उन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में बिठाना है, और जहन में बिठाने के बाद फिर जिस तरह से सवाल पूछा गया है ना, आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसका जवाब देना है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो टॉपिक मुशारका और मुदारबा में पूछा जाता है ना, वो तमाम तर वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा कवर हो गया, सही है ना, जिसमें हमने आपको मुशारका भी बता दिया डिटेल में, मुदारबा भी डिटेल में बता दिया। अब हमारे पास जो चैप्टर का अगला पोर्शन है लीजिंग, ये स्टार्ट हो रहा है, सही है ना। लीजिंग आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर जब हम लीजिंग के हवाले से बात करते हैं ना, तो वैसे तो खैर ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी तो मतलब इस लेक्चर में तो मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको जो है वो लीजिंग के हवाले से देना चाहूँगी कि बेसिकली जो लीजिंग होती है ना, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, सही। ये भी एक इस्लामी तर्ज का तरीक़ा फ़ाइनेंस है कि इसकी मदद से भी ना फाइनेंसिंग होती है। तो लीजिंग में एक्चुअली क्या होता है, 2 पार्टीज़ होती हैं। एक तो ऑनर होता है, सही है ना, जो अपना एक सर्टेन एसेट दे रहा होता है। दूसरा यूज़र होता है, सही है ना। यूज़र कौन होता है, जो उस एसेट को इस्तेमाल करता है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए और एक मखसूस पीरियड के लिए, और इसके बदले में ना वो मेक्स करता है एक रेंटल पेमेंट। समझ आ रही है बात। एक रेंटल पेमेंट जो है वो
पे कर रहा होता है। अक्सर और बेशतर दिमाग में ना ये सवाल आ रहा होता है लीजिंग को लेकर कि भाई लीजिंग की क्यों जाती है, वजह क्या है ऐसी। सही है ना। तो देखिए आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ बढ़ रही है ना, और हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो आउटडेटेड है। सही। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेसमैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अर्न करे, तो लाजमी हमें उसे नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ कराना पड़ेगा, नई मशीन्स हमें जो चाहिए होंगी। और जबकि हमें मालूम है कि जो हमारे रिक्वायर्ड एसेट्स हैं, सही है ना, उनकी जो कंडीशन है ना वो ये तो नहीं है कि हम सब बेच दें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम उसको एक्सचेंज कर सकें। और एक्सचेंज ऑर्डर में भी क्या होता है कि फिर आपको फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप उन मशीनों की या दूसरे इक्विपमेंट्स की क्या करते, लीज़ करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सब चीज़ें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो मौजूदा एसेट्स होते हैं हमारे, जो मौजूदा मशीनरी मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, ठीक है ना, उससे भी बासानी हम जो है वो उससे अपनी मेथड्स को और टेक्नोलॉजी को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह ये हो सकती है कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं ना उनकी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सही है ना, महंगे से महंगे होते जा रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप ड्यूरेबल एसेट्स को जो है ना परचेज़ कर सकें। तो जो लीजिंग होती है ना वो फैसिलिटेट करती है इस तरह कि विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो लीजिंग होती है वो इस चीज़ को मुमकिन बना देती है कि जहाँ कहीं भी आप फाइनेंशियली वीक ऑर्डर होता है बिजनेसमैन के लिए, सही है ना, तो वो आसानी उन एसेट्स को ख़रीद सकता है और बाय कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ए ह्यूज अमाउंट। तो ये जो फैसिलिटी होती है ना लीजिंग की, ये भी इस्लामी तर्ज़ तरीक़ा है एक तरह से फाइनेंस करने का, बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट दिया है, जर्नल सा एक रिव्यू दिया है, सही है। लेकिन जब बाकायदा इंशाअल्लाह देखिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम इसमें बाकायदा लीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे, रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे कि लीजिंग के बारे में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने लीजिंग के बारे में हमें क्या डिटेल दी है, प्लस काइंड्स ऑफ लीजिंग क्या है हमारे पास, वजूहात का तो मैंने आज आपको तस्करा भी किया है। इसके बाद अगर लीजिंग इकॉनमी के लिए फ़ायदेमंद है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस है ये, तो फिर ये भी तो है कि कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। कितनी पार्टीज़ जो है वो लीजिंग में इन्वॉल्व होती हैं, इन सारे सवालात के जवाबात, और ये वो टॉपिक है एग्ज़ाम में आता है, तो इन सारे सवालों के जवाबात जो है ना वो हम आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इतने बड़े टॉपिक को कवर कर सकें। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, एक एरिया पूरा हमने कवर कर लिया। इसके हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो आप बासानी अपने पास उसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे ही सहूलत बनती है तो हम उसको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको वक्ती तौर पे उसी वक्त उसका सलूशन मिल जाए, ठीक है ना, ताकि आपको उसका लर्निंग वर्क करते हुए ज़र्रा बराबर भी प्रॉब्लम ना हो। समझ आ रही है बात? तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मुशारका और कॉन्सेप्ट ऑफ मुदारबा जो है वो कंप्लीट होने पर है। इसकी कंप्लीट होने के साथ साथ आप ये देखिएगा कि वो टॉपिक भी आपके सामने आ गए जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा आपने इन तमाम तर टॉपिक्स की बगौर तैयारी करनी है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना आए। सही है। उम्मीद की जा सकती है कि जितना भी टॉपिक मिस ने आपको बताया है आप इससे बहुत तरीके के साथ अपनी लेक्चर कॉपी में लिखेंगे भी, उस पर काम भी करेंगे, ठीक है ना, और मज़ीद उसे बेहतर बनाने के लिए जो पेज नंबर मिस ने आपको बताए हैं ना उनको स्टडी करेंगे, उनको पढ़ेंगे बगौर, ठीक है ना, ताकि ये वो टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं। सही है ना। तो जब एग्ज़ाम में आते हैं तो लाजमी आपने जो है वो इसके ऊपर काम
करना ही है, ठीक है। और जो लीजिंग का टॉपिक है उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया, ठीक। डिटेल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है। साथ ही पेज नंबर 120 फाइल का पेज नंबर 120 जो है उससे भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। पहले पार्ट के हवाले से, जिसके अंदर हमने इस्लामिक मॉडल्स ऑफ फाइनेंसिंग आपको पढ़ाया, कि जितने भी सवाल लास्ट ईयर्स पूछे गए इन टॉपिक्स के हवाले से, सही है ना, वो आपको क्लियर है या आपको क्लियर नहीं है। यानी जिस जिस तरह से सवाल पूछा गया है वो सारे सवालात आपको आते हैं या नहीं आते। कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको मसला कर रहा हो, ठीक है ना, तो आप वो मिस से बाकायदा पूछ भी सकते हैं या अपने पास नोट कर लीजिए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, तो हम उसे दोबारा से अपनी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बनाएंगे। वरना अगर इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उन्हें हम सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। समझ आ रही है बात? सही है। तो